जय हिंद दोस्तों। हमारी प्लेलिस्ट बैटलफील्ड टू कोर्टरूम के नए वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हूं। आज हम बात करेंगे अपने आर्म्ड फोर्सेस की, उनकी जो एक्टिव सर्विस पे हैं और उनकी भी जो रिटायर्ड हैं, जिनको हम वेटरन्स बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात हम सबको पता है, वहाँ कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस चल रहे हैं और एक मेजर क्रैकडाउन वहाँ पर लॉन्च हो चुका है हमारे देश के दुश्मनों के ख़िलाफ़। एयरफोर्स अपना काम करने में लगी हुई है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस कर रही है और हमारी इंडियन नेवी की तारीफ़ तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि हमारी तीनों सेनाएं अपने काम में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करने में किस तरह से जुटी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही देश में एक अलग तरह की डिबेट है। अग्निपथ स्कीम के ऊपर कमेंट्स किए जा रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि शायद ये गवर्नमेंट की एक गलत नीति थी। और वाइल ये सब चीज़ें जो ये हो रही हैं, उसके साथ साथ में आर्म्ड फोर्सेस के इंटरनल मैटर्स भी प्रोग्रेस हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि कोर्ट मार्शल जैसे आर्मी में होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यूज़ है जिसमें कि कोर्ट मार्शल में किसी को बरी किया गया है और उसी तरह AFT ने एक कोर्ट मार्शल के ऑर्डर को क्वॉश भी किया है। इसके साथ में जब ये सारी चीज़ें इंटरनल चीज़ें भी होती रहती हैं आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो कोर्ट मार्शल रिलेटेड हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन स्टेटस से रिलेटेड हो, कोई प्रमोशन से रिलेटेड हो, तो एक पिछले साल हमें सुनने में आया था कि डिसेबिलिटी पेंशन के नए एंटाइटलमेंट रूल्स लाए गए थे। उसके लिए हमारे CDS ने ये बोला था कि ना सिर्फ ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बल्कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको सही पेंशन दिलाने में मदद भी करेगा। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि इसके अगेंस्ट में भी एक क्रिटिसिज्म हुई कि इस जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो डिस्करेज करेगी यंग इंडियंस को मिलिट्री ज्वाइन करने से। तो चाहे वो कोई भी स्कीम हो सरकार की, वो अग्निपथ हो, वो नए एंटाइटलमेंट रूल्स हो डिसेबिलिटी पेंशन के, उसकी क्रिटिसिज्म होती है। ये चीज़ें मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय सेनाएँ समाज का आईना हैं और समाज में जो हो रहा है उससे अछूती नहीं है। चाहे वो X यानी ट्विटर पे लिखा जाने वाला कोई पोस्ट हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक हो, न्यूज़पेपर हो, टीवी चैनल पे दिखाए जाने वाला कोई प्रोग्राम हो, या फिर कोई फ़िल्म के माध्यम से बताया जाने वाला संदेश हो, इन सब चीज़ों से हमारी आर्म्ड फोर्सेस अछूती नहीं है। तो ये चीज़ हमें देशवासियों को समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसी चीज़ बोली जाए जो कि उनके मोरल और मोटिवेशन पे असर करे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सब के साथ है और हम सब भारतीय सेनाओं का मान और सम्मान करते हैं और इसलिए शायद हम ऐसा फ़ील करते हैं कि हमारे पास उनके लिए कोई ना कोई ओपिनियन होना चाहिए। वो बिल्कुल सही है, जायज़ बात है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि किस तरह की बातें की जाए, किस फोरम में की जाए, उनको सामने रखने का तरीका किस तरह से हो, ताकि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो प्रभावित ना हो नेगेटिव वे में। और उनसे भी ज़्यादा जो एक्टिव सर्विस में नहीं, बल्कि जो लोग रिटायर्ड हैं वो एक वल्नरेबल सेगमेंट भी होते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जो है सिविल लाइफ में आ चुके होते हैं, एक्टिव सर्विस में नहीं होते। तो क्या उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? तो जब ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई और अब आगे मैं बात करना चाहूँगा कि फ़ौज में जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो विवाद पिछले साल शुरू हुआ था और किस तरह से गलत बातें फैलाई जा रही हैं। बहुत सारी डिबेट्स में देखा गया था, बहुत सारे फोरम्स में ये बात सामने आई थी कि शायद ये जो नए रूल्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्लॉय है अपने ही ऑफिसर्स और जवानों के अगेंस्ट, और उनको जो जायज़ उनका जो हक बनता है उससे वंचित रखने का एक प्रयास है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन की जब बात होती है, जब आप रिटायरमेंट के आसपास आते हैं, जब आपका रिलीज़ की आपकी बारी आती है, तो एक RMB होता है, यानी कि रिलीज़ मेडिकल बोर्ड, और वहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास आपका जो ये केस होता है एडजुडिकेशन के लिए जाता है। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी या तो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है और वो 20% से ज़्यादा है, तो आप इसके लिए इंटाइटल्ड होते हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है कि इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और लोगों को गलत तरीके से इस हक से वंचित रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है और आपको RMB में ये सहूलियत नहीं मिलती, तो आपके पास फ़र्स्ट अपील का चांस होता है। जो एपेलेट कमेटी ऑन फर्स्ट अपील ACFA है, वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं थ्रू योर रिकॉर्ड्स, और उस चैनल में जाने के बाद आपको ये ध्यान में रखने की बात होती है कि जो भी आपका डिसेबिलिटी है, चाहे वो आपकी सर्विस के दौरान हुआ हो, आपके किसी टेन्योर से एग्रीवेट हुआ हो, उसको आपको सही ढंग से
एक कॉम्पेलिंग नैरेटिव बनाकर उस अपील में डालने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे केसेस में लोग 1 पेजर 2 पेजर ऐसे करके वो अपील भेज देते हैं और फिर बोलते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि DG AFMS हो या फिर एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच हो, वो बिना रीज़न दिए आपकी अपील को खारिज कर देते हैं। लेकिन गलती आपको अपील ड्राफ्ट करने में हुई थी, आपसे हुई थी, और आपने उसको एट्रीब्यूट कर दिया अथॉरिटीज़ पे। तो ऐसा नहीं है। जो वो अपील होती है उसको एग्ज़ामिन सही तरीके से किया जाता है। अगर हम इस केस से आगे बढ़ें और मान के चलें कि आपकी पहली अपील खारिज हो गई, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है सेकंड अपीलेट कमेटी ऑन पेंशन, जो कि रक्षा मंत्रालय में होती है। वहाँ पर आप अपील कीजिए और जो आपकी पहली अपील का ऑर्डर है, जो उसके अंदर इन्फर्मिटीज़ हैं, जो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, उन सब चीज़ों को ब्रिंग आउट करते हुए आप दोबारा अपील कर सकते हैं। और ये दोनों रेमेडी जब आपने एक्सप्लॉइट कर ली, तो आपके पास ऑप्शन होता है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाने का। अब जब हम आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन, यानी कि AFT के लैंग्वेज में जो पिटिशन जो कोर्ट्स में होती है, उसको OA बोला जाता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन, वो सही ढंग से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। वो फॉर्मेट फॉलो किया जाना चाहिए। किस जुरिस्डिक्शन में आपको अपील करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से बेंच में अपील करनी है, जो उसके अंदर माइनर SD है, जो एनेक्शर्स अटैच करने हैं, किस तरह का फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। नहीं तो रजिस्ट्री में वहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाता है और आपको फिर से उसे दोबारा से उसको करेक्शन करना पड़ता है। अब यहाँ पर जब आपके अपील के अगेंस्ट में जब रेस्पोंडेंट्स ने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई टू रिप्लाई आपको रिजॉइंडर डालना पड़ता है। और अगर हम मान लें कि आपके केस में AFT ने जजमेंट आपके पक्ष में, आपके फेवर में दिया है, तो उसके बाद आपको उस ऑर्डर की एक कॉपी लगाकर रेस्पोंडेंट्स को इंटीमेशन देना होता है कि कॉरिजेंडम PPO इशू किया जाए। तो ये सारी कार्रवाई शायद कुछ दिनों तक चल सकती है। प्रोबेबली वो 6 महीने से 12 महीने से 18 महीने भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर गलती इंडिविजुअल की होती है अगर वो सही ढंग से अपने हर एक स्टेज के डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट ना करे। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, ये एक छोटा सा मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया डिसेबिलिटी पेंशन का, और मेरा ये मानना है कि ये जो इंटाइटलमेंट रूल्स आए थे पिछले साल, वो हमारी सहूलियत के लिए हैं। वो जो डिज़र्विंग हैं उनको पेंशन देने के लिए हैं, ना कि हमारे अगेंस्ट हैं। तो आपको मुझे आशा है कि आप सबको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।